पिछले कुछ दिनों से ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद चल रहा है। उसके पीछे का रिलीजन से रिलेटेड एस्पेक्ट, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे थे, उसके पीछे का जो एक तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट है या एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं रिलीजन वाला एस्पेक्ट है, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इस विषय से संबंधित भारतीय राज्य घटना के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ ही अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट के इससे संबंधित रूलिंग्स थे, और सबसे महत्वपूर्ण 1991 में 1991 में इस विषय से संबंधित ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित नहीं, लेकिन अलग अलग तरह के जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं, इसका मतलब अलग अलग तरह के जो धार्मिक स्थल होते हैं, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून 1991 में 1991 में बनाया गया। तो उस कानून का और इस ज्ञानव्यापी मॉस्क, ज्ञानव्यापी मस्जिद कंट्रोवर्सी से, विवाद से क्या संबंध है, उसकी चर्चा हम करेंगे। यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हमें पता है 2 ही दिन पहले एक हिस्टोरिक विन भारत के बैडमिंटन टीम ने, मेंस बैडमिंटन टीम ने वहां पे जीत हासिल की। थॉमस कप में हमारी वो जीत वहां पे हुई। और हमें पता है बहुत बार एग्जाम्स में कुछ महत्वपूर्ण इस तरह के कप या कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स और उसका संबंध किस खेल से है, या स्पोर्ट्स के जगत से, खेल जगत से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भारत ने सबसे पहली बार अब तक के इतिहास में थॉमस कप मेंस चैंपियनशिप जीत ली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थॉमस कप और रिलेटेड चीजों से संबंधित भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज पर्सन्स इन न्यूज। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चर्चा में रहे, उससे संबंधित या उनसे संबंधित जो विषय है, उनसे संबंधित जो अलग अलग घटनाएं हैं, उससे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड इफ द टाइम परमिट्स, फिनलैंड और स्वीडन, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है, ये यूरोप में के जो 2 देश है, इन्होंने अभी फैसला किया है कि वो भी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक घटक बनेंगे, उनका सदस्य राष्ट्र बनेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण जो घटना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। एंड इफ द टाइम परमिट्स, रिट्स क्या होता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, REITS, व्हाट इज दिस रिट्स, इसकी भी चर्चा जो है हम आज के ओवरऑल डिस्कशन में वहां पे करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहला जो टॉपिक है, जो मुख्यतः भारतीय राज्य घटना से संबंधित, जो मुख्यतः कुछ सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से संबंधित, जो मुख्यतः 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उससे संबंधित है, उसकी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में एग्जैक्टली ये इशू क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग न्यूज चैनल्स पे सुन रहे होंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि पॉलिटिकल एंगल से या रिलीजियस एंगल से हम इशू को नहीं देखेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हमें पता है पिछले कुछ दिनों में एक घटना हुई कि वाराणसी जो है, वहां वाराणसी में एक ज्ञानव्यापी मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है, ज्ञानव्यापी मस्जिद है। और ये वाराणसी के कृष्ण मंदिर के पास में ही ये ज्ञानव्यापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स वहां पे है। कुछ ही दूरी पर वहां पे जो है कृष्ण मंदिर भी वहां पे है। और इस ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित वाराणसी का जो सिविल कोर्ट है, उसने एक आदेश दिया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बीच में का जो एरिया है, उसका वीडियोग्राफिक सर्वे किया जाए। करेक्ट। तो सिविल कोर्ट ने वहां के ऑर्डर दी, और उस सिविल कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वहां पे ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो है सर्वे, एक तरीके से जो है उसका सर्वेक्षण करने के लिए, उसकी वीडियोग्राफी करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। इस वाराणसी के सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट में याचिका की गई, और वहां पे कहा गया कि इस तरह का वीडियोग्राफिक सर्वे, उस मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे करने से जो है उसको रोका जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चला और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी साफ तरीके से कह दिया कि जो सिविल कोर्ट वाराणसी ने जो फैसला दिया था वही फैसला बरकरार रहेगा। इसका मतलब वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो है वहां पे सर्वे हो जाएगा। अब इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ऐसा कहना है कि ये मस्जिद है, लेकिन मूलतः ये मस्जिद ना होते हुए यहाँ पर मंदिर था और वहां पे जो है मंदिर के अवशेष आपको मिलेंगे। वहां पर जो है महादेव की एक तरीके से जो है शिवलिंग, शिव भगवान का जो है वहां पे शिवलिंग आपको वहां पे दिखाई देगा और उस शिवलिंग को जो है एक तरीके से वहां पे छुपाने का या एक तरीके से जो है उसको नजरअंदाज करते हुए वहां पे मस्जिद से रिलेटेड सारे काम चल रहे हैं। तो वो सारी पार्श्वभूमि ध्यान में लेते हुए उसका वीडियोग्राफिक सर्वे वहां पे किया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अभी चलेगा। उसका निर्णय क्या आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं। वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कि उसका फैसला ये जो है किसके पक्ष में वहां पे आएगा, बट फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर जो शिवलिंग से संबंधित जो जगह है उसको सील किया जाए। इसका मतलब वहां पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाए और बाकी जो मस्जिद का एरिया है वहां पर मुस्लिम अब तक जिस तरीके से उनके नमाज या बाकी जो सारे धार्मिक एक्टिविटीज वहां पे करते हैं उन रिलीजियस एक्टिविटीज को करने की परमिशन मुस्लिम को फिलहाल जो है वहां पे दी जाए। अब आगे इस मामले में क्या होगा वो आगे की आगे बात देखी जाएगी, बट इन नटशेल बैकग्राउंड या एग्जैक्टली ये इशू क्या है ये हमने वहां पे देखने की कोशिश की। अब ये इशू को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और अब इससे संबंधित जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है 1991 में जब पीवी नरसिंह राव इनके नेतृत्व में वो जो प्रधानमंत्री थे तब के संसद ने एक महत्वपूर्ण कानून बनाया था जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी जहां पर हम प्रार्थना करते हैं ऐसे प्रार्थना स्थलों से संबंधित 1991 का ये एक महत्वपूर्ण कानून है। तो इस महत्वपूर्ण कानून ने क्या कहा था 1991 के कानून ने, उन्होंने वहां पे क्लियर कट कहा था कि ये कानून के अनुसार इट प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on 15th August 1947। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद में जो अलग अलग तरह के धार्मिक स्थल है भारत में, तो उन धार्मिक स्थलों से संबंधित अगर कोई वाद विवाद निर्माण होता है और एक धार्मिक स्थल को जो एक धर्म से संबंधित है उसको अगर दूसरे धार्मिक स्थल में कन्वर्ट करना है तो उस तरह की परमिशन उस तरह को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर ये कानून हम देखेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तो उसके अलग अलग जो है धाराएं हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी धर्म से संबंधित अगर कोई प्रार्थना स्थल है तो उस प्रार्थना स्थल को दूसरे धर्म के धर्म स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी मान लो अगर कहीं पर मस्जिद है तो उस मस्जिद को हिंदू धर्म के मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कहीं पे मंदिर है तो उस मंदिर को सिख के प्रार्थना स्थल में जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और ये मामला कब का है? 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन है, यानी 15 अगस्त 1947 को मान लो किसी जगह पर अगर मंदिर है उस ठिकान को हम मंदिर या मान लो उस ठिकान को हम हिंदू का प्रार्थना स्थल कहते हैं, तो वो 15 अगस्त 1947 के बाद में वो हिंदू का प्रार्थना स्थल बोल के ही माना जाएगा। भविष्य में उस जगह को जो है आप मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स इट डिक्लेयर्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप to be the same as it existed on 15th August 1947। यानी कटलाइन क्या रखी? 15 अगस्त 1947। दूसरा पॉइंट, जिस धर्म का वो प्रार्थना स्थल है उसी धर्म का प्रार्थना स्थल रहेगा, उसको दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ओके। और एक महत्वपूर्ण चीज इस केस में कह दी कि इससे संबंधित मान लो किसी प्रार्थना स्थल से संबंधित अगर कोई वाद विवाद उसमें उत्पन्न होता है तो भविष्य में उससे संबंधित जो है कोई भी फ्रेश सूट, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद में उससे संबंधित कोई नया वाद विवाद से संबंधित जो है कोई चीजें कोर्ट में वहां पे नहीं चलाई जाएगी। हाउएवर यहां पर यह भी चीज कही थी कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी प्रार्थना स्थल से संबंधित या किसी मस्जिद से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है कि वो हिंदू का था या मुस्लिम का था या सिख का था,
उससे संबंधित कोई वाद विवाद अगर पहले से वो चल रहा है तो वो मामले जो है निपटाए जाएंगे, या मान लो वो जो है अलग अलग जो वाद विवाद है उससे संबंधित लीगल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। ओके, हाउएवर इसी कानून में कहा कि हमने कहा 15 अगस्त 1947 के बाद में कोई नया वाद विवाद जो है वहां पे अगर छिड़ जाता है प्रार्थना स्थल से संबंधित तो वो जुडिशरी के माध्यम से उसको जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी कानून के सेक्शन 5 में कहा कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या का राम जन्मभूमि का जो वाद विवाद है वो जो है इसको अपवाद रहेगा, एक्सेप्शन रहेगा। और उसके ही माध्यम से हमने देखा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का वाद ये पिछले कई सालों से चला और जस्ट हमने देखा कि 2 साल पहले ही उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय वहां पे आया, यानी वो मूलतः मस्जिद थी या मूलतः वो राम मंदिर था, इसके बारे में जो वाद विवाद था उस वाद विवाद को जो है जुडिशियरी ने, हमारे जो है न्यायिक व्यवस्था ने उसको सॉल्व करने की वहां पे कोशिश की। तो बेसिकली ये कानून क्या कहता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जैसे हमने देखा उसकी अलग अलग धाराओं के अंतर्गत कि मूलतः 15 अगस्त 1947 को अलग अलग प्रार्थना स्थलों का जो स्टेटस है वही स्टेटस हम बरकरार रखेंगे। इन द सेंस हिंदू का अगर मंदिर है तो मंदिर है, भविष्य में अगर कोई कहता है नहीं नहीं यहाँ पे तो मस्जिद थी तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ओके, इस तरह का ओवरऑल वो मामला था। हाउएवर इस कानून को जो है कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद थे, और वो कौन सा अपवाद था, जैसे हमने कहा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से संबंधित अयोध्या में का वाद हो, या ऐसे कुछ ऐतिहासिक स्थान जो ऑलरेडी एंशियंट मूवमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत आते हैं, यानी कुछ ऐतिहासिक स्थान हो, ऐतिहासिक मंदिर हो, या बाबरी मस्जिद से संबंधित, अयोध्या मंदिर से, राम मंदिर से संबंधित जो ढांचा था जिसका अभी जो है एक तरीके से जो रिजल्ट तो लग गया, बट 1991 में जब वो कानून बना तब जो है ये तो वादग्रस्त वहां पे था। तो इन दो चीजों को जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो है वहां पे नहीं रखा गया। अब ये कानून समझने के बाद में अगला प्रश्न हमारे सामने जो आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा वो देगा, लेकिन अगर इस तरह की बात है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये जो है मस्जिद है और वहां पर अगर हमें कुछ जो है हिंदू धर्म के मंदिर से संबंधित अलग अलग तरह के जो है रेमनेंट्स, या मान लो अलग अलग तरह की जो है चीजें वहां पे मिलती है, तो ठीक है उसका जतन किया जाना चाहिए, उससे संबंधित जो कुछ कार्रवाई है वो वहां पे की जानी चाहिए। लेकिन अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ध्यान में लेते हैं तो उस कानून के अंतर्गत वहां पर हिंदू धर्म से संबंधित कुछ चीजें मिलने के बावजूद उस ज्ञानव्यापी मस्जिद को हिंदू धर्म के मंदिर में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ज्ञानवापी मस्जिद ही वहां पे रहेगी, वो ज्ञानवापी मंदिर नहीं हो सकता है। पूरी तरीके से जो है मस्जिद को हटा के वहां पे उसको जो है मंदिर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1991 का कानून कहता है कि 1947 के बाद में जो कुछ वहां की परिस्थिति थी एज ऑन 15 अगस्त 1947, अगर वो मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, अगर वो मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा। हाउएवर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो परिसर में अगर कुछ हिंदू धर्म के मंदिर से संबंधित कुछ अलग अलग तरह की चीजें मिलती है तो उसका भी जतन किया जाएगा, उससे संबंधित भी जो है अलग अलग तरह के जजमेंट्स कोर्ट के माध्यम से जो है वहां पे आने की संभावना है। तो आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारा इंटरेस्ट केस में है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, उसकी अलग अलग धाराएं क्या है, उसमें अपवादात्मक परिस्थिति में राम जन्मभूमि, उसके साथ ही 1998 का एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत जो ऐतिहासिक वारसा स्थल है उनको जो है इस कानून के दायरे में हम नहीं पकड़ते हैं। अब ये सारी पार्श्वभूमि देखने के बाद ऑलरेडी जो धार्मिक और एक तरीके से जो है राजकीयवाद है वो तो है ही, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो है अलग अलग तरह के PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। ऑलरेडी बैकग्राउंड तो हमें पता है कि 1991 में जो है ये कानून वहां पे बनाया गया था और ये कानून के खिलाफ जो है अलग अलग तरह के केसेस जो दाखिल किए उसके अनुसार इन PIL में क्या कहा गया कि ये जो 1991 का कानून बनाया गया ये आर्बिट्री है, ये इर्रेशनल है। इसका ही मतलब इन PIL में कहा है कि 1991 के इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार आपने क्या कहा,
15 अगस्त 1947 को जैसी परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति रहेगी। अगर वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, अगर मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा। तो इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि थोड़ा सा अगर भारत का हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हमने देखा कि 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में अलग अलग तरह के जो है मुस्लिम रूलर्स बाहर के देश से आए, उन्होंने जो है भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया। और इन मुस्लिम रूलर्स ने, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो इस्लामिक रूलर था उसका नाम था मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया? मोहम्मद घोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में एक तरीके से इस्लामिक रूल उसने जो है हिंदुस्तान के ऊपर एस्टैब्लिश कर दिया। और इस सारे कार्रवाई में उसने रास्ते में आए हुए या उनको जो कोई दिखाई देता है वो सारे हिंदू धर्म से संबंधित प्रार्थना स्थल, वो सारे के सारे जो मंदिर है उन मंदिरों को जो है तोड़ने का काम किया। यानी ओरिजिनली कई दशकों से, कई शतकों से, हजारों सालों से वहां पे मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा गया और वहां पे जो है मस्जिद बनाए गए। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले आपको भारत में वहां पे दिखाई देंगे। इस तरह का केस, इस तरह का पीआईएल जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसकी वजह से 1991 के कानून में अगर आप कहते हो कि 15 अगस्त 1947 ये एक तरीके से जो है कट ऑफ लाइन है, तो ऑफ कोर्स 1947 तक तो जो है यानी 15वीं सदी में, 16वीं सदी में ऑलरेडी जो है अलग अलग तरह के मुस्लिम रूलर्स ने वहां पर मंदिर ऑलरेडी तोड़ दिए थे, वहां पे ऑलरेडी मस्जिद थे। तो एज ऑन 15 अगस्त 1947 आपको वहां पे मस्जिद ही दिखाई देगी। यानी अगर ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित हम कहेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद भी जो है 1947 में वहां पे मस्जिद ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, अगर आप 1192 से पहले वहां पे देखोगे, वाई 1192? क्योंकि उस वक्त जो है मोहम्मद घोरी ने एक तरीके से जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा के इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश किया और हिंदुस्तान के अलग अलग तरह के मंदिर उनको जो है डिस्ट्रॉय करने का जो है एक तरीके से काम उन्होंने किया। तो इसकी वजह से कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए? 15 अगस्त 1947 नहीं, कट ऑफ डेट होनी चाहिए 1192, क्योंकि इसके बाद में ही ये सारा जो है इस्लामिक रूल आया। यानी 1192 से पहले जो हिंदू धर्म के मंदिर थे या जो अलग अलग तरह की जो है वहां पे मस्जिद थी या अलग अलग धर्मियों के जो प्रार्थना स्थल थे, वो प्रार्थना स्थल यानी इन अ वे ओरिजिनल प्रार्थना स्थल होंगे। किसी का प्रार्थना स्थल गिरा के इस्लामिक रूल में, मुगल रूल में हिंदू धर्म से संबंधित जो मंदिर है उनका सारा विनाश करके जो मस्जिद बनाए गए, इन मस्जिद से संबंधित ये जो है 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट रखना ये जो है बराबर नहीं होगा। दैट्स व्हाई द कट ऑफ डेट शुड बी 1192। इस तरह का विवाद है। अब इससे संबंधित क्या फैसला आएगा, क्या नहीं आएगा, हमें पता नहीं। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि रिलीजियस पॉइंट से या पॉलिटिकल एंगल से हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें मेनली इंटरेस्ट है ये कानून क्या है, हमें मेनली इंटरेस्ट है इस कानून के अंतर्गत क्या कहते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मोटा मोटी तौर पर इतना तो हम कहते हैं कि अगर ये कानून है तो इस कानून के अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद को पूरी तरीके से मस्जिद बोल के उसको कैंसिल कर दो और पूरी तरीके से उसको मंदिर बना दो, ये करना पॉसिबल नहीं है। अनलेस एंड अदरवाइज देयर इज कंसेंसस, अनलेस एंड अदरवाइज हिंदू और मुस्लिम धर्मियों में जो है एक तरीके से उस तरह का समझौता, एक तरीके से उस तरह का समेट होता है। मामला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है। आज वहां पे जो है वाराणसी से संबंधित ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला आया है। हम देख रहे हैं कि इस तरह के अलग अलग केसेस गुजरात से आए हुए हमें दिखाई देंगे, मथुरा से आए हुए हमें दिखाई देंगे, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमें दिखाई देंगे। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पर इस तरह के एलिगेशंस है कि मूलतः वहां पे मंदिर थे, उन मंदिरों को जो है मुगल रूलर्स ने, इस्लामिक रूलर्स ने तोड़ दिया और उसमें से जो है इन अलग अलग मस्जिदों का निर्माण किया। अब भारत देश एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत देश में जो है सही तरीके से इतिहास को फिर से दोहराने की या एक तरीके से जो है ऐतिहासिक स्थलों को फिर से जो है उनका मूल स्थान देने की आवश्यकता कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा बोल के दिखाई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या निर्णय देता है ये आने वाले समय में देखना जरूरी है। तो ये पहला मुद्दा था। मूलतः न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ रहे कि एग्जैक्टली ये ज्ञानवापी मस्जिद कंट्रोवर्सी क्या है और उससे संबंधित लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, रूल वाइज पोजीशन क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स उसके क्या है। यह हो गया पहला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा जो है दैट इज